कंप्यूटर अनुवाद अर्थात मशीनी अनुवाद, इसकी उपादेयता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि मशीन हम सबकी जीवनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई है। हमारी निर्भरता मशीनों पर लगातार बढ़ रही है। हमारे घरेलू कार्यों में मशीनों का प्रवेश देख लें, व्यक्तिगत जीवन में मशीनों का प्रवेश देख लें, सामाजिक जीवन में मशीनों के प्रवेश और उपादेयता को देख लें, और राष्ट्रीय स्तर पर तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशीनों की उपादेयता लगातार बढ़ रही है। इसलिए अनुवाद के क्षेत्र में भी मशीनी अनुवाद महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। एक समय था जब मशीनी अनुवाद के प्रति दृष्टि बहुत सकारात्मक नहीं होती थी। कहा जाता था कि मशीन द्वारा जो अनुवाद होता है वो अनुवाद ठीक नहीं होता, सटीक नहीं होता, संदर्भ सापेक्ष नहीं होता, उसकी अपनी सीमाएं हैं, हास्यास्पद हो जाता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है, ऐसा होता रहा है। लेकिन अब मशीनी अनुवाद में भी बहुत संशोधन किए गए हैं, उसे अद्यतन अधुनातन बनाने के सभी प्रयत्न किए गए हैं। इसलिए मशीनों से जो अनुवाद अब हो रहा है वो 100% यदि सटीक और सार्थक न भी हो, लेकिन एक बड़ा प्रतिशत उस अनुवाद का अब उपयोग में लाया जा रहा है। उसे संशोधित करके, संवर्धित करके, संपादित करके अद्यतन बनाया जा रहा है, अधुनातन बनाया जा रहा है। उससे अनुवाद कार्य को गति मिली है। जो अनअनूदित सामग्री थी, जिसका अनुवाद नहीं हो पाया था, बरसों से प्रतीक्षारत थी, या मानव मस्तिष्क और मानव मेधा तुलना में कम थी और उतना अनुवाद नहीं कर पा रही थी, तो भी अब मशीनों ने उस क्षेत्र में रचनात्मक भूमिका निभाई है। 2 भाषाओं की आवश्यकता अनुवाद में पड़ती है, एक स्रोत भाषा और दूसरी लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वह है जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाना है, इसको अंग्रेजी में सोर्स लैंग्वेज कहा जाता है। जिस भाषा की सामग्री का अनुवाद किया जाना है उस भाषा को स्रोत भाषा कहा जाता है। और लक्ष्य भाषा वह है जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है, उसको अंग्रेजी में टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। जैसे अंग्रेजी से हिंदी में यदि अनुवाद किया जाना है तो अंग्रेजी स्रोत भाषा होगी और हिंदी लक्ष्य भाषा होगी। इसी प्रकार हम भारतीय भाषाओं और हिंदी के संदर्भ में देखें, यदि बांग्ला से हिंदी में अनुवाद होना है तो बांग्ला स्रोत भाषा होगी और हिंदी लक्ष्य भाषा होगी। यदि हिंदी से मराठी में अनुवाद होना है तो हिंदी स्रोत भाषा हो जाएगी और मराठी लक्ष्य भाषा होगी। इसी प्रकार देश और विदेश की भाषाओं में परस्पर अनुवाद की क्रिया प्रक्रिया में स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का निर्धारण होता है। अब एक भाषा से यानी स्रोत भाषा से दूसरी भाषा में यानी लक्ष्य भाषा में यदि अनुवाद का काम करना हो तो विडंबना यह है कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि केवल भाषा का अंतरण ही तो करना है, इसमें विचार की भूमिका तो है ही नहीं, इसमें हृदय की भूमिका तो है ही नहीं, जो कुछ लिखा हुआ है एक भाषा में उसे दूसरी भाषा में अंतरित करना है, इसलिए ये बड़ा सरल काम है। किंतु ऐसा है नहीं। सुनने में या समझने में भले ही सरल लगे, किंतु व्यावहारिक धरातल पर जब हम उतरते हैं तो वो अत्यंत कठिन, अत्यंत चुनौतियों से भरा हुआ कार्य लगता है। क्योंकि अपेक्षा आवश्यकता यह होती है कि न कुछ छोड़ो न कुछ जोड़ो। अनुवाद इस पद्धति से होना चाहिए कि मूल सामग्री में, मूल रचना में, स्रोत भाषा की सामग्री में जो कुछ है, जैसा है, जितना है, उसी तरह उतना ही वैसा ही लक्ष्य भाषा में अंतरित होना चाहिए। उसमें अनुवादक के पास अधिकार नहीं है कि वह कुछ छोड़ दे या उसमें कुछ जोड़ दे। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से उससे अपेक्षा की जाती है, आवश्यकता की जाती है कि मूल यानी स्रोत भाषा की
सामग्री को अक्षुण्ण रूप में वो लक्ष्य भाषा में ले जाए। रत्ती भर भी, रंच मात्र भी उसमें से कुछ कम होना नहीं चाहिए और अवांछित कुछ जुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन दोनों भाषाओं की अपनी शक्तियां हैं तो अपनी सीमाएं भी हैं। इन शक्तियों और सीमाओं का ज्ञान या बोध उसी को होता है जो अनुवाद करता है। जिसने अनुवाद किया नहीं है, जो अनुवाद के मर्म को नहीं जानता, अनुवाद की प्रक्रिया और पद्धति को नहीं जानता, वो शायद इस वेदना को भी, इस चुनौती को भी नहीं समझ सकता। कहते हैं ना, प्रसव की वेदना माँ ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जानता। और हमारे यहाँ तो लोक भाषा में ये उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, जिसके पाँव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इसलिए यह मान लेना कि यह बहुत सरल कार्य है, ये संभवतः समुचित नहीं है। कोई भाषा, चाहे वो स्वदेशी हो, भारोपीय हो, यूरोपीय हो या विदेशी हो, हर भाषा का विकास उसकी विशिष्ट निजी परिस्थितियों से उत्पन्न होता है और आगे बढ़ता है, अग्रसर होता है। भाषा पर्वतीय क्षेत्र की है, भाषा समतल भूमि की है, भाषा जनजातीय क्षेत्र की है, वो लोक भाषा है, वो बोली है, वो उपबोली है, वो उपभाषा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। इसलिए भाषा का विकास विशेष परिस्थितियों के कारण होता है। और हम किसी भी भारतीय भाषा के, हिंदी की बात करें या भारतीय भाषा के उद्भव और विकास की जब यात्रा पर विचार करते हैं, दृष्टि डालते हैं, तो हम उस बात को समझ सकते हैं कि कोई भी उपबोली बोली बनते हुए, बोली उपभाषा बनते हुए, उपभाषा भाषा बनते हुए, भाषा परिनिष्ठित भाषा बनते हुए, आधुनिक भाषा बनते हुए, वो एक लंबी यात्रा तय करती है। उसके कुछ भौगोलिक कारण होते हैं, कुछ व्यावसायिक कारण भी होते हैं, वो सब कारण हम उसमें देख सकते हैं। इसलिए किसी भी एक भाषा की ध्वन्यात्मकता, उसकी शब्द संपदा, उसका शाब्दिक रूप, उसकी रूपात्मकता, उसका वाक्यात्मक बोध, उसकी लोकोक्ति और मुहावरों की जानकारी, उसका वैशिष्ट्य, ये अलग होता है। यानी लक्ष्य भाषा में ये सब अलग मिलेगा और स्रोत भाषा जिससे अनुवाद किया जाना है उसमें ये भिन्न मिलेगा। इसलिए यथासंभव यथारूप की बात हम करते हैं अनुवाद में। मूल जैसा अनुवाद तो हो नहीं सकता, होता भी नहीं है और हो भी नहीं सकता, लेकिन मूल जैसा अनुवाद करने का प्रयत्न होता है। इसलिए यथासंभव मूल रूप यथारूप करने की बात या चर्चा हम करते हैं। इस तरह मित्रों, बात लोकोक्तियाँ या मुहावरों की हो, किसी भी एक भाषा या दो भाषाओं की तात्विक संरचना की बात हो, उन सब के वैशिष्ट्य को अनुवादक को देखना होता है। और मशीनी अनुवाद में तो विशेष रूप से इन सब बातों पर ध्यान रखना होता है। इसलिए यह कतई आवश्यक नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मूल भाषा की किसी अभिव्यक्ति की का पूर्णतः समान अभिव्यक्ति के रूप में हम लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर सकें। यानी स्रोत भाषा की किसी रचना को पढ़कर आत्मसात करके स्रोत भाषा भाषी जो अर्थ, अभिधार्थ, लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ ग्रहण करे, लक्ष्य भाषा में किए गए उसके अनुवाद को पढ़कर वही अर्थ उसे प्राप्त होना चाहिए। ये तो आदर्श स्थिति है। शब्द की 3 शक्तियों का उल्लेख हमारे यहाँ भाषा विज्ञान में, व्याकरणिक व्यवस्था में किया जाता है। कोई भी शब्द अभिधात्मक हो सकता है, अर्थद्योतक हो सकता है, लक्ष्यार्थ की ओर से इंगित कर सकता है और व्यंग्यार्थ की ओर भी इंगित कर सकता है। अब जो स्रोत भाषा में शब्द प्रयोग हुआ वो अभिधा के रूप में, लक्षणा के रूप में या व्यंजना के रूप में
इसका बोध अनुवादक को या मशीन को होना चाहिए। और लक्ष्य भाषा में, जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है, उसके अनुवाद को, यानी उस भाषा में किए गए अनुवाद को पढ़कर लक्ष्य भाषा के पाठक को भी वही अर्थ ग्राह्य होना चाहिए, वही अर्थ ग्रहण कर सके जो अर्थ मूल भाषा के, यानी स्रोत भाषा के रचनाकार ने इंगित किया है, ध्यानाकृष्ट किया है, रेखांकित किया है। इसलिए बहुत बड़ी ताकत अनुवाद में, बड़ी शक्ति अनुवाद में शब्द की शक्ति होती है। इसलिए शब्द को शरीर कहा गया और अर्थ को उसकी आत्मा बताया गया। यही कारण है कि भारतीय काव्य शास्त्र में जब काव्य के स्वरूप पर, काव्य के लक्षणों पर चर्चा हुई, विचार हुआ कि कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो एक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा गंभीर लेख ही लिख दिया कि कविता है क्या। अब केवल कविता की बात नहीं है, गद्य हो या पद्य हो, सभी में अगर प्रयोक्ता अभिधा, लक्षणा और व्यंजना का विशेष रूप से प्रयोग करता है तो अनुवादक को भी, चाहे वो मानवीय अनुवाद हो या मशीनी अनुवाद हो, उस पर विशेष रूप से बल देना होता है। क्योंकि रचना और रचनाकार की शक्ति यदि अनुवाद करते हुए खंडित हो गई, उसके अर्थ के मार्ग में अवरोध आ गया, तो वह अनुवाद कभी भी सराहनीय या ग्राही अनुवाद नहीं हो पाता। इसी कारण है कि लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा की संरचना को, शब्द संपदा को भली भांति जानना चाहिए, उसके मर्म को समझना चाहिए। और जब अनुवादक समझ लेगा तो मशीन से भी उसकी अपेक्षाएं उसी प्रकार की हो जाएंगी। यदि मशीन ठीक अनुवाद नहीं कर रही, अभिधा को अभिधा में नहीं ला रही, लक्षणा को लक्षणा में नहीं ला पा रही और व्यंजना को व्यंजना में नहीं ला पा रही, तो मशीन को अनुशासित करने का कार्य अनुवादक का होता है। वह उसे लगातार निर्देश देता है, मार्ग प्रशस्त करता है, अपनी अपेक्षाओं को उद्घाटित करता है। अनेक बार चाहकर भी ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि स्रोत भाषा की अभिव्यक्ति से जो अर्थ व्यक्त होता है वह लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति से व्यक्त होने वाले अर्थ की तुलना में या तो संकुचित होता है या विस्तृत हो जाता है। जबकि सिद्धांत ये कह रहा है कि न छोड़ो न जोड़ो, न कुछ छूटना चाहिए न कुछ जुड़ना चाहिए। लेकिन सीमाएं और अवरोध ये कहते हैं कि यह तो हो नहीं पा रहा, हो नहीं सकता, तो फिर हम उसके निकटस्थ अर्थ की ओर अग्रसर होते हैं। क्योंकि एक विचार ये भी है कि अनुवाद करते हुए समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तर्ज पर अनुवाद होता है। 100% वैसा का वैसा जैसा मूल में है, जैसा स्रोत भाषा में है, उसको लक्ष्य भाषा में उसी रूप में यथारूप, यथावत अंतरित करना तो संभवतः असंभव है। लेकिन फिर भी अनुवादक अपनी साधना से, परकाया प्रवेश से, अर्थ संपदा के बोध से, ज्ञान से, भाषा की निरंतरता से जुड़कर वो ऐसा काम करता है। क्योंकि उसका मूल लक्ष्य ही होता है अपने पाठक तक, यानी लक्ष्य भाषा के पाठक तक स्रोत भाषा के पाठ को अक्षुण्ण रूप में पहुंचाया जाए। उसकी निष्ठा में, उसके संकल्प में, उसके विचार में कोई कमी न भी हो, लेकिन भाषाई सीमाएं तो होती हैं। मुहावरे, लोकोक्तियों की अपनी सीमाएं होती हैं, क्षेत्रीय परिवेश का प्रभाव होता है। इन सब बातों को हम देख सकते हैं। तो अंतर हम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों में गंभीरता से, समर्पण से, निष्ठा से अनुवाद करने पर भी कुछ न कुछ अंतर पाते हैं। या तो
लक्ष्य भाषा तक आते आते वो अर्थ संकुचित हो जाता है या विस्तृत हो जाता है या कुछ भिन्न हो जाता है। इसलिए दोनों भाषाओं की अभिव्यक्ति की इकाइयां, जिनमें शब्द संपदा है, जिनमें पदबंध हैं, पद हैं, शब्द हैं, वाक्यांश हैं, उपवाक्य हैं, लोकोक्तियां, मुहावरे हैं, इन सब के प्रसंग भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, संदर्भ भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उनके साहचर्य की उपस्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए स्रोत और लक्ष्य भाषा में सब कुछ सदा एक समान हो, ऐसा नहीं हो पाता। हम यथासंभव समतुल्य और सममूल्य विकल्प चुनने का, समतुल्य चुनने का प्रयत्न अनुवाद में करते हैं, चाहे वो मानव द्वारा किया गया अनुवाद हो, चाहे वो मशीन द्वारा किया गया अनुवाद हो। इसी कारण स्रोत भाषा में प्राप्त अभिव्यक्ति पक्ष और अर्थ पक्ष के तालमेल को ठीक उसी रूप में लक्ष्य भाषा में ला पाना, ठीक उसी रूप में यथारूप ला पाना सदा संभव नहीं हो पाता। लेकिन अनुवादक अपनी साधना से, अपने भाषाई बोध से, ज्ञान से, क्योंकि अनुवादक को अद्यतन अधुनातन बने रहना पड़ता है, वो चाहे भाषा का संदर्भ हो, चाहे विषय वस्तु के ज्ञान का संदर्भ हो, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जागरूक रहना पड़ता है, अपने को अधुनातन अद्यतन बनाए रखना पड़ता है। इसलिए भाषा के जितने भी तत्व हैं, जितने भी अंग उपांग हैं, उपकरण हैं, उन सब की जानकारी उसे अर्जित करते रहना पड़ता है। इसीलिए अभिव्यक्ति पक्ष को और आत्मा या अर्थ पक्ष को, उन दोनों के तालमेल को ठीक रूप से लक्ष्य भाषा में उनकी संरचना बनाना, उनको सुनियोजित करना, उनको अंतरित करना, ये एक चैलेंजिंग, चुनौती से भरा कार्य तो होता है। पूरी तरह मूल और अनुवाद एक नहीं हो सकते, ये संभव नहीं हो पाता। यदि ऐसा हो जाए तो फिर किसी एक का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यदि मूल और अनुवाद दोनों एक से हो जाएं, तो फिर दोनों की जो आइडेंटिटी है उसमें से किसी एक को अपनी पहचान खोनी पड़ेगी। वास्तविकता यही है कि अनुवाद में दोनों भाषाओं की समानता एक समझौता मात्र है। वे मात्र एक दूसरे के अधिक से अधिक निकट, यथासंभव निकट आने का प्रयत्न करते हैं, या अनुवादक उन्हें वहां लाने का प्रयत्न करता है, ताकि मूल में और अनुवाद में भेद हो भी तो प्रतीत ना हो। यदि भाषा की सीमाओं के कारण, शब्दों की सीमाओं के कारण, मुहावरे लोकोक्तियों की सीमाओं के कारण, और कभी कभी परिवेश की सीमाओं के कारण, क्योंकि अनेक सैकड़ों मुहावरे लोकोक्तियां ऐसे हैं जहां अंग्रेजी में कुछ और अर्थ द्योतित होता है और हिंदी में कुछ और अर्थ द्योतित होता है। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, तो हमारे यहाँ हिंदी में अगर अनुवाद करेंगे तो हम उसके लिए बिल्कुल वैसे ही भाव को पकड़ते हुए मूसलाधार वर्षा अनुवाद करते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो भाषा में अपनी संस्कृति से, अपने मूल्यों से, अपनी परंपराओं से, अपनी सभ्यता से, अपनी वैचारिकता से जुड़े होते हैं। तो जो शेक्सपियर के युग में शेक्सपियरियन इंग्लिश में जो बात रही, उसको हम वर्तमान संदर्भों में हिंदी या भारतीय भाषा या किसी अन्य विदेशी भाषा में अंतरित करें तो वो उस रूप में, यथारूप लक्ष्य भाषा में आ नहीं पाता। समानता की यह निकटता जितनी अधिक होती है, यानी लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति और उसके समान अभिव्यक्ति का प्रयत्न
यानी स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में लाने की प्रक्रिया, ये जब होती है, जितना अधिक निकट हम पहुंच जाते हैं मूल के, स्रोत भाषा के, उतना अच्छा अनुवाद हो पाता है। मशीनी अनुवाद में भी यही प्रयत्न होता है कि हम मशीन यदि ठीक अनुवाद नहीं कर पा रही तो उसको हम ठीक अनुवाद की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं, उसकी अपेक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो वो चाहती है मशीन, कंप्यूटर जो चाहता है, उससे हम वो खुजवाते हैं, उसको हम उस मशीन में हम उस तरह की शब्द संपदा को, उस तरह की अपेक्षा आवश्यकता को भरते भी हैं, फिर उसकी पुष्टि भी चाहते हैं। कंप्यूटर अनुवाद से अभिप्राय अनुवाद प्रक्रिया के उस चरण से है जिसमें स्रोत भाषिक पाठ के संप्रेष्य अर्थ को कंप्यूटर प्रणाली के जरिए लक्ष्य भाषिक पाठ में रूपांतरित किया जाता है। जैसा कि अनुवाद में भी हम यही कहते हैं कि लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की क्रिया, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ले जाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, वो महत्वपूर्ण होती है। वही क्रिया प्रक्रिया, वही प्रविधि तकनीक कंप्यूटर अनुवाद में भी होती है। इसलिए कंप्यूटर द्वारा किया गया अनुवाद, लेकिन कंप्यूटर स्वतः तो अनुवाद करता नहीं। कंप्यूटर को बताया जाता है कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कैसा चाहिए। फिर कंप्यूटर हमसे अपनी डिमांड, अपनी मांग रखता है कि मुझे शब्द संपदा दो, तो हम उसको दोनों भाषाओं की शब्द संपदा उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कंप्यूटर अनुवाद वस्तुतः ठीक उसी तरह जैसे मानवीय अनुवाद होता है, मनुष्य द्वारा किया गया, अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद होता है, उसमें स्रोत भाषिक पाठ को, यानी स्रोत भाषा में उपलब्ध जो भी पाठ है, उसके संप्रेष्य अर्थ को, उस पाठ द्वारा लेखक या रचनाकार जो कहना चाहता है, जो संप्रेषित करना चाहता है, उस संप्रेषित अर्थ को कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा लक्ष्य भाषिक पाठ में अंतरित करना होता है। तो मूलतः अपेक्षा आवश्यकता तो वही होती है जो अनुवादक से की जाती है। मशीन से भी अनुवाद करते हुए मूलभूत अपेक्षा वही रहती है, उसको हम बदलते नहीं, बदलना चाहते भी नहीं। लेकिन कुछ सीमाएं कंप्यूटर अनुवाद की होती हैं। अनुवादक उन सीमाओं को दूर करता है, उन अवरोधों को दूर करता है, अपनी मेधा, अपनी प्रतिभा से उन्हें सुपठ्य, बोधगम्य बनाता है और उस गति का जो कंप्यूटर से प्राप्त हुई है लाभ उठाता है। इस तरह मित्रों, मशीनी अनुवाद या कंप्यूटर अनुवाद एक महत्वपूर्ण अनुशासन बनता जा रहा है। उसकी उपादेयता असंदिग्ध है। आने वाले समय में अनुवाद के जो बैकलॉग हैं, जो अनुदित सामग्री है, उसका अनुवाद मशीन से गति प्राप्त करेगा और अनुवादक को उससे, अनुवाद जाति को उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।